नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आकाश चंद्राकर। हम जो फिजिक्स की सीरीज चल रही थी उसका नया वीडियो आज करने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, तो फिजिक्स के बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी से संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन छोटे टॉपिक में क्या हो सकता है, जैसे कि दाब, ठीक है, जैसे कि ऊष्मागतिकी का नियम, ठीक है, जैसे कि और क्या घनत्व से संबंधित चीज़ें, और हो सकता है क्या पदार्थ से संबंधित चीज़ें, और क्या हो सकता है चुंबक, ठीक है। और ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सभी को मिलाकर हम आज क्वेश्चंस करेंगे। अब हो सकता है कि आपको लगे कि सर इसमें आप थोड़ा बहुत कम क्वेश्चंस कराएं या ज़्यादा क्वेश्चंस कराएं, जो भी, ठीक है। हमेशा कम ही लगता है, ज़्यादा तो किसी को नहीं लगता। तो कम अगर क्वेश्चन लग रहा है तो ऐसी बात नहीं है। आगे जब हम मिक्स वाले और करेंगे, अभी तो चैप्टर वाइज चल रहा है, जब मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो हाँ ये सारी चीज़ें और कवर होती चली जाएंगी, ठीक है। विविध अभी एक ये वाला क्लास विविध के क्वेश्चंस करेंगे। हो सकता है अगर मुझे लगे तो एक वीडियो और विविध के ऊपर लेके आऊँ, ठीक है, तो उसको कर लेंगे। अब ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो वो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। आप 149 में हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो अभी वैकेंसी आई हुई है लैब असिस्टेंट का, उसका भी कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर जाइए और उसे परचेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई कर लेने से आप सब चीज़ कर सकेंगे। आपको आकलन भी करना होगा कि आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कितनी अच्छी तरीके से चीज़ें याद हैं। तो उन सभी के आकलन के लिए क्या है कि टेस्ट सीरीज़ दिलाइए। अगर टेस्ट सीरीज़ आप दिलाने चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको भी परचेस करके अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं। क्योंकि समय कम मिलेगा। अब जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एग्ज़ाम के लिए समय कम मिलेगा, तो प्रयास आपका यही रहना चाहिए कि जितना समय बचा उसमें अच्छे से पढ़ें और टेस्ट सीरीज़ दिलाते हुए आगे बढ़ें। तो कोशिश आपका ये रहना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और समझ लेना कि चैनल को जरूर से, अगर किसी ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर कर लो, क्योंकि लगातार ऐसे हम सेशन लेकर आ रहे हैं और लगातार आते रहेंगे, तो उससे आपको ही फ़ायदा होना है। अगर आप 2 मिनट 3 मिनट में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना है कि आपको तत्काल पता चले कि हाँ ये वीडियो अपलोड हो चुका है, तो सब्सक्राइब करेंगे तभी पता लग पाएगा आपको कि हाँ यार ये वीडियो डला हुआ है। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपको रिकमेंडेशन बाद में आए, बहुत देर से आपके पास पहुँचे। तो उस समय को बचाने के लिए आप तात्कालिक रूप से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर जरूर रखें। कमेंट और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमें क्या और अच्छा करना चाहिए और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक कमेंट करते रहिएगा। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्त रूप से निलंबित चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो नॉर्मल सी बात है, संकेत चुंबकीय सुई की बात करें या मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट किस टाइप का होता है? इस तरीके का होता है। इसका एक पोल N होता है, दूसरा पोल S होता है। जब इसको मुक्त रूप से लटकाया जाता है तो ये किसी भी तरीके से आप इसको गोल घुमाकर भी छोड़ेंगे ना, तो अंत में जब ये स्थिति स्थिर अवस्था में पहुंचेगा तो ये एक फिक्स दिशा को दर्शाता है। कभी भी कितने भी ऊंचाई पर आप इसको रखो, ठीक है, तो वो दिशा कौन सा होता है? उत्तर और दक्षिण। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चुंबकीय सुई या चुंबक जो होता है उत्तर दक्षिण दिशा को संकेत करता है। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई कौन सी है? तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लो। ये N होता है, ये S होता है। मैग्नेट से माना जाता है कि इस तरीके की जो रेखाएं हैं, चुंबकीय रेखाएं ऐसे चलती हैं, और ये रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। एक ही पॉइंट से शुरू होती हैं और दूसरे पॉइंट पर जाकर मिलती है। ये N से S की ओर चलती है। इसका डायरेक्शन पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका डायरेक्शन समझ लेना क्या होता है? N से S की ओर होता है, N to S की ओर होता है, ठीक है। और चुंबक के अंदर इसका डायरेक्शन क्या होगा? S to N की ओर होगा, ये समझ लेना।
और ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और ये सारी कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन्हीं रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। और ये चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या होती है? तो वेबर इसकी इकाई होती है। तो सही आंसर क्या होगा? आपका वेबर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? अब आविष्कार और आविष्कारक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप सभी चीज़ों का एक साथ डिटेल याद करना चाहते हैं तो हमारे क्लास की तरफ से सुमन मैम के द्वारा कोर्स में पढ़ाया जाता है। आप अगर लैब असिस्टेंट का कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें आपको पूरे क्लास वाइज जो सब्जेक्ट वाइज जो क्लास चल रहे हैं उनके मिलेंगे। उसमें आप आविष्कार और खोजकर्ता वाले चैप्टर भी पढ़ सकेंगे। तो बहुत सारे होते हैं, एक ही केवल और केवल अगर इनको बस पढ़ाने जाए तो एक इसी पर वीडियो बना सकते हैं। तो इतना बड़ा ये अपने आप में रखता है। और जब 20 नंबर की बात हो तो इससे क्वेश्चन आना तय होता है, जो कि लगभग लगभग 2 हो सकते हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें अगर, तो फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो आविष्कार के बारे में पूछा, फाउंटेन पेन। अब फाउंटेन में क्या होता है? फाउंटेन में वाटर होता है, तो वाटर से वाटर मैन आप याद रख लेना। लेविस ई वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया था निकोलस टेस्ला ने। किसने किया था? निकोलस टेस्ला ने। थॉमस एडिसन ने किसका किया था? तो बल्ब, जो आप बल्ब पढ़ते हैं, लाइट पढ़ते हैं, उसका आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। न्यूटन, आइजैक न्यूटन के बारे में पता है, गति के नियम देने वाले। अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के बारे में पता है, E=mc², इनका बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा पूछा था। प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, निकोलस टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 5, परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो अभी ऑप्शन देख लो, अल्फ्रेड नोबेल, जूलियस ओपेनहीमर, जॉन डाल्टन, और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 छुप गया है। ठीक है, ऑप्शन तीनों में ही एक आंसर है, इसलिए मैं चौथा नहीं दिखा रहा हूं आपको। अब समझिएगा कि यहाँ पर परमाणु बम के बारे में बोला था। अब नोबेल का भी नाम कहीं ना कहीं सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, डायनामाइट के आविष्कार करता। परमाणु बम अलग हो जाता है, डायनामाइट अलग हो जाता है। ये ओपनहीमर अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई हुई थी, ओपनहीमर। ये ओपनहीमर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम के हिस्सा थे, लगभग लीडर ही थे एक प्रकार से, जूलियस ओपनहीमर। तो इनका परमाणु बम के योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। तो ओपनहीमर का आपको नाम याद रखना। मूवी अभी हाल फिलहाल में आई थी, इसलिए मैं रिलेट करा दे रहा हूँ। ओपनहीमर एक मूवी आई थी, परमाणु बम पर ही आधारित थी, उनके नाम पर ही मूवी निकाला गया था। जब भी गिरती हुई बूंद किस गुण धर्म के कारण गोलाकार होती है? तो कोई बूंद ऐसे अगर गिर रहा है, पानी का बूंद ऐसे गिर रहा है, तो गोलाकार आकार में हमें क्यों दिखाई देती है? अगर ये लगातार ऐसे गिर रही है, आप वर्षा की बूंदे बोले या कहीं से भी पानी टपक रही हो, तो इस तरीके से गोलाकार क्यों दिखाई देती है? पृष्ठ तनाव के कारण, संपीड़नशीलता के कारण, केशिकत्व के कारण, श्यानता के कारण। तो ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण ना जल की बूंदे अपने आप को एक शेप में लाने का प्रयास करती है, और ये शेप कौन सा हो जाता है? गोलाकार हो जाता है। तो ये गोलाकार किस वजह से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, केशिकत्व क्या होता है? तो केशिकत्व का एग्जाम्पल आप याद रख लो, एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने पहले लालटेन देखा होगा, लालटेन में एक बत्ती डली होती थी और नीचे तेल रहता था। तो ये जो तेल है इस बत्ती के माध्यम से ऊपर की ओर चढ़ता था और उसको जलाने से वो रोशनी देता था। तो वहां पर कौन सा गुण आता था? केशिकत्व का गुण। केशिकत्व का गुण द्रव का एक परख नली या नली के सहारे ऊपर की ओर चढ़ना ही केशिकत्व कहलाता है। इतना समझ लेना। ये कहाँ पर और देखने के लिए मिलता है? तो आप जब देखेंगे, जो खेती किसानी के दिनों में जो किसान रहते हैं अपने खेतों की जुताई करते हैं। जुताई क्यों करते हैं? उसका कारण क्या है? तो जब एकदम ज़्यादा सूख जाता है ना गर्मी के दिनों में मिट्टी, तो उसमें थोड़े थोड़े छेद बन जाते हैं, संरंध्र बन जाते हैं। उनमें क्या होता है, जब वर्षा का पानी गिरता है तो वो जमा हो जाता है, भर जाता है। तो ये भर जाता है, वो आसपास फैल नहीं पाता और मिट्टी हो जाती है क्या? बहुत ज़्यादा गीली। तो उन सभी को नष्ट करने के लिए कि हाँ यार अगर इसी प्रकार का रहेगा तो फलों को सड़ाते जाएगा, वो ना हो, इसलिए आदमी किसान क्या करता है? जुताई करता है। जुताई करने से ये केशिकत्व, ये जो नलियाँ रहती है मिट्टी के अंदर, ये टूट जाती हैं। टूट जाने से क्या, इसके अंदर जो पानी भरा रहता है वो पूरी मिट्टी में फैल जाता है और वो एब्जॉर्ब कर पाता है। तो इसलिए वहां पर किसान जुताई करते हैं। तो किस वजह से? केशिकत्व को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो केशिकत्व के ये 2 मेजर एग्जाम्पल है जो पूछे ही जाते हैं। जल की श्यानता क्या होती है? श्यानता कुछ नहीं होता है, एकदम कॉमन चीज है। बहने का, द्रव लिक्विड है, तो किसी भी द्रव के बहने की जो गुण होती है वो श्यानता कहलाती है। अगर उसकी श्यानता अधिक है तो वो कम बहेगा, मतलब गाढ़ा हो जाएगा, और श्यानता कम है तो अधिक तेजी से बह पाएगा। तो अब द्रव है, द्रव का भी तो परत के ऊपर परत रहता है, मतलब एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। भले हमको इतना मोटे
नदी का बहाव दिख रहा होगा, लेकिन इस इतने मोटे के अंदर भी बहुत सारी लेयर रहेंगे जो एक दूसरे के ऊपर घर्षण करते हुए आगे बढ़ती हैं। अगर उनकी श्यानता अधिक होगी तो बह नहीं पाएंगी, श्यानता कम है तो आसानी से बह पाएगी। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखना। तो जल की श्यानता कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 7 देखते हैं। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? सिंपल सा है, ये आर्किमिडीज का एक सिद्धांत होता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार वस्तुएं पानी में तैर पाती। तैरने का कारण क्या रहता है कि कोई भी वस्तु तभी तैर पाएगी जब वो अपने भार के बराबर पानी हटा पाएगी। जब वो अपने भार के बराबर पानी हटा पाती है तो वो तैर पाती है, अगर वो नहीं हटा पाती तो वो डूब जाती है। तो ये किसका सिद्धांत था? आर्किमिडीज का सिद्धांत था, याद रखना। फैराडे का नियम इलेक्ट्रिक में आता है। न्यूटन की गति का तीसरा नंबर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल, और ओम का नियम V = IR, जो कि ये भी इलेक्ट्रिक का होता है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल कौन सा कहलाता है? अब तैरने के, जब हम कोई भी वस्तु तैरता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरता है, तो जब तैरता है कोई भी वस्तु या व्यक्ति तो उस पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। उस बल को क्या बोलते हैं? उत्प्लावक बल बोलते हैं, उत्प्लावन बल या उत्प्लावक बल बोलते हैं। इसका याद रखना है आपको। ठीक है, ये उत्प्लावक बल नहीं होगा तो व्यक्ति तैर नहीं पाएगा। ठीक, तो उत्प्लावक बल बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। घनत्व, किसी भी पदार्थ का एक अपना घनत्व होता है। घर्षण, इसी की वजह से लोग चल पाते हैं, मशीनें चल पाती हैं। ठीक है, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होता है? बर्फ जब पूरी तरह गल जाएगी तो जल बाहर बहने लगेगा, सारी बर्फ तली में बढ़ जाएगी, जल स्तर पूर्ववत रहेगा, बर्फ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा। ऐसा क्या है? तो ये तो घर में प्रैक्टिकल करके देखी ही होगी, कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, तो अगर नहीं देखा तो आज घर जाकर देख लेना। जल स्तर पूर्ववत बना रहता है। क्यों ऐसा होता है? तो जब आप आइस क्यूब और पानी दोनों को साथ में डालते हैं तो आपको लेवल उठा हुआ भले दिखेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वेट होगा ना बर्फ का। लेकिन जैसे पूर्ववत, पहले जब वो पूरा पिघल जाएगा तो पहले जो पानी का लेवल रहा होगा, मान के चलो ये गिलास है, यहाँ इतने तक पानी भरा था, अब मैंने बर्फ डाला तो बर्फ डालने की वजह से ये पानी थोड़ा सा इतना उड़ जाएगा। लेकिन जब ये बर्फ जब वो होगा, पिघल जाएगा पूरे तरीके से, तो पानी का लेवल वापस उतना का उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखना, जब भी हम बर्फ या ठंडी चीज़ों को बाहर निकालते हैं तो ये जिस पात्र में हम लोग रखते हैं उस पात्र के बाहर की वजह से थोड़ा लिक्विड की मात्रा में पानी बह जाता है। क्यों? शीतलन के कारण। और शीतलन के कारण ये फिर ठंडा करने के बाद वेपराइज हो जाता है, फिर और बोलना चाहिए तो पिघल भी जाता है। पिघलने के कारण ये पानी के तौर में थोड़ा थोड़ा बह जाता है। यही कौन सी पानी रहती है? इसके द्वारा जो खींची गई पानी थी ना बर्फ के द्वारा, वही रहते, तो बह जाता है। इसलिए क्या होता है कि लेवल वही का वही बना रहता है। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा नंबर के अगर एग्जाम रहते हैं तो ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। तो जल स्तर पूर्ववत बना रहता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय, चुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, ये सब क्या है? चुंबकीय पदार्थों के 3 टाइप होते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और अचुंबकीय, इस तरीके का होता है। तो अनुचुंबकीय क्या होता है? तो आपका ऑक्सीजन जो होता है वो अनुचुंबकीय होता है। अनुचुंबकीय, और एक लौह चुंबकीय बोलते हैं, अचुंबकीय बोल रहा था, लौह चुंबकीय। अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। लौह चुंबकीय जो लोहे के समान गुणधर्म रखते हैं और जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ में आ जाते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में जो कम अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, थोड़ा बहुत आपका NaCl हो गया, ये सब क्या अनुचुंबकीय में आ जाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? जो बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है, बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होता है, वो क्या हो जाता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। पूछा जाता है अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ है। फिर देखते हैं स्थायी चुंबक किस पदार्थ से है? जिस नहीं है या जिस होगा, जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है, क्या होता है वो? फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक या उपरोक्त सभी। तो ये होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ को ये चुंबक बना पाएंगे, तभी तो जो चुंबक से आकर्षित हो पाता है उसे ही चुंबक बनाया जा सकता है। इतना आपको ध्यान में रखना। तो फेरोमैग्नेटिक इसका सही आंसर है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो उस वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्प्रेक्षा बल, उत्प्लावन बल या उत्प्लावन बल या क्या था, उत्प्लावक बल, जो बोलते हैं, तीनों एक ही है। ठीक है, क्या होगा? वस्तु के भार से कम होगा, शून्य होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा। तो क्या रहता है? मैंने अभी बताया, तैरने के लिए व्यक्ति या वस्तु जब तैर पाता है तो वो अपने भार के अनुपात में पानी हटाता है। तो भार के बराबर वो क्या हटाएगा? जल हटाएगा। और वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला बल किसके बराबर होगा? वस्तु के भार के बराबर होगा। ठीक है, तो जितना क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नॉर्मल,
जितना आप बल लगाएंगे आप पर भी उतना ही बल लगेगा, बशर्ते आपको उतना पानी भी हटाना होगा। अगर कोई व्यक्ति सीधा सीधा ऐसे बोल रहा है कि मैं अपने भार के बराबर बल लगाऊंगा, लेकिन वो क्या किया, पानी ज्यादा मात्रा में नहीं हटा पाया तो डूब जाएगा, लेकिन अपने भार के बराबर पानी हटा पाया तो तैर पाएगा। अब उस पर कुछ बल लगता है जल द्वारा, उसको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि उत्प्लावक बल लगता है। अब वो उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है, वस्तु के भार के बराबर होता है। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होगा, कम हो जाता है। सीधी सी बात है, कम कैसे हो जाता है, यदि हम किसी बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो कम कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। इसका आंसर ये मान के चलो, एक समझ लीजिए कि एक पात्र है, या फिर ये एक मान के चलो क्या है, ये पदार्थ ना मान के अपनी हथेली से एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मेरी हथेली है, ये पेन है, पेन द्वारा मैं अगर यहाँ पर बल लगा रहा हूँ एक पॉइंट पर तो ये ज़्यादा दब रहा है और मुझे थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है और दाब यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन अब इसको मैं इस तरीके से फैला लूँ, अब बल क्या है, थोड़ा फैल गया, बल का क्षेत्रफल फैल गया, पहले एक पॉइंट पर था फैल गया। अब मैं इसमें बल लगाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत ही नॉमिनल फर्क पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसका बल लगाने का जो क्षेत्र है बढ़ गया। तो जब बल लगाने का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो दाब क्या महसूस होता है, कम महसूस होता है, तो दाब कम हो जाता है। इसको कैसे समझना, एक गद्दा लेना, घर जाना, घर गद्दे पर एक अपना हाथ ऐसे दबा कर देखना, वो थोड़ा हाथ दबे जैसा महसूस होगा। लेकिन आप वहां पर या खड़े हो जाना गद्दे के ऊपर, जो भी आपका बेड होगा उस पर खड़े होना, थोड़ा दबा हुआ महसूस होगा वहां पर, आप देखेंगे अगर अपने आसपास नीचे की ओर तो दबा हुआ। लेकिन आप जब उसमें सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो उसमें क्या दबाव महसूस होता है, क्या नहीं होता, एकदम बराबर ही लगता है। क्यों, क्योंकि बल का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है, सिंपल सी है, आज के डेट में सभी मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। तो आप जब बात करते हैं तो आपके मोबाइल में कौन सी चीज उसको कलेक्ट करता है, माइक्रोफोन कलेक्ट करता है। तो माइक्रोफोन ऐसा उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलता है। अब उल्टा पूछा जाए, विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में कौन बदलता है, तो विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में लाउड स्पीकर बदलता है। ठीक है, हेडफोन भी वही काम करता है, विद्युत को ध्वनि में बदलता है, तभी आप सुन पाते हैं। एम्पलीफायर ये अलग चीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर माइक्रोफोन आ गया, क्योंकि ध्वनि से विद्युत में बदलता है। निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है जो बिल्कुल भी लोहे से अट्रैक्ट नहीं होगा, सॉरी चुंबक से अट्रैक्ट नहीं होगा, तो लोहा तो हो जाएगा, निकिल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, बिस्मथ नहीं होता है। बिस्मथ एक प्रकार का डायमैग्नेटिक होता है। फिर देखते हैं, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खाली स्थान होता है, तो दबाव क्या होता है, ये होता है बाहर की तुलना में अधिक। क्यों, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है, कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां एयर की डेंसिटी कम होने लगती है। लेकिन हम जब अंदर जो केबिन में बैठे रहते हैं उनको तो ऑक्सीजन प्रॉपर मिलना चाहिए, इसलिए क्या वहां ऑक्सीजन गैस चारों ओर रहता है। अब ऑक्सीजन गैस वहां ज्यादा मात्रा में रहता है बाहर की अपेक्षा, तो अंदर में जो गैसी स्थिति होती है या फिर गैस का जो दबाव होता है वो बाहर की अपेक्षा ज्यादा होता है। अब आपको लगेगा सर ज्यादा है तो गेट या खिड़की टूट जानी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी चीजें हैं, अगर जहाँ प्रेशर होता है वो फोड़कर बाहर निकल जाता है, चीजों को तोड़कर बाहर निकल जाता है। जैसे कि बलून का एग्जांपल है ना, बलून को आप ज्यादा एयर भरते हैं तो क्या टूट जाता है, फूट जाता है वो। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि जो एरोप्लेन की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत रहती है और इतने डिफरेंस को वो सहने के काबिल रहती है, इसलिए वो नहीं टूटता है। लेकिन क्यों केबिन के अंदर दबाव अधिक होता है, कहाँ से, बाहर की तुलना में अधिक क्यों होता है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं उनको तो नॉर्मल जो जमीनी स्तर पर जो एटमॉस्फेयर प्राप्त होता है, जैसा यहाँ पर वायुमंडलीय दाब रहता है, वही प्रोवाइड किया जाता है, ताकि उनके सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। इसलिए ये चीज याद रखना। ठीक है, पानी का घनत्व क्या है, पानी का घनत्व होता है 1000 किलो घन मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, और इसी के सापेक्ष दूसरे पदार्थों का घनत्व तो हमें ज्ञात करना होता है। तो इसी के सापेक्ष कभी भी पूछेगा किसके सापेक्ष हम लोग घनत्व ज्ञात करते हैं, तो इस पानी का जो घनत्व रहता है उसी के सापेक्ष दूसरे पदार्थों का घनत्व हम ज्ञात करते हैं। तो पानी का याद रख लेना, एकदम इंपॉर्टेंट है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। सापेक्ष घनत्व खाली स्थान के बराबर होता है, तो अभी मैंने बताया पानी के घनत्व के सापेक्ष निकालते हैं। तो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, पानी के घनत्व होते पदार्थ का घनत्व, नहीं, जिसका आपको निकालना है वो ऊपर आता है। तो पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, सापेक्ष घनत्व का। फिर 19वां क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो घनत्व अधिकतम कब होता है, तो ये एकदम कॉन्सेप्ट है। पानी का घनत्व जैसे जैसे आप गर्म करोगे ना तो फैलते जाता है, प्रसारित होते जाता है वो। लेकिन जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, इस तापमान उसका घनत्व अधिकतम होता है और इसके बाद वो फिर से गिरने लग जाता है, तो याद रखना। तो किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका घनत्व अधिकतम होता है, और इसी सेंटीग्रेड ताप पर उसका आयतन जो होता है वो मिनिमम होता है।
तो घनत्व अधिकतम 4 डिग्री पर, और इसी तापमान पर आयतन मिनिमम होता है, क्योंकि इन लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखते हैं एक दूसरे के साथ में। फिर अगला क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, C-0/100 बराबर F-32/180। ये बेसिक फॉर्मूला है ना, इसलिए मैं पहले इसको बता दे रहा हूँ। R-0/80 K-273/180 नहीं 100, 100, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर बेस इस प्रकार के जो चेंज करने वाले रहते हैं तापमान को, वो आप आसानी से बना सकते हैं। ये सेल्सियस होते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रैनकाइन या फिर रूमर बोलते हैं, और केल्विन, ये 4 टाइप के होते हैं, इसको याद रख लेना। अब इसमें काम किसका, आपको सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तो ले लो। अब कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में भी दिखता है। शॉर्ट फॉर्म में क्यों? क्योंकि नीचे वाले सारे ना डिविजिबल हैं 20 से, तो ये 20 से 5 बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा और ये 5 बार में। तो इस तरीके से 100 की जगह 5, यहाँ 9, यहाँ 4 और यहाँ 5 भी देखने को मिलता है। तो ये फॉर्मूला भी लिख लेना आप लोग। अब बनाते हैं, अपने को जरूरत किसका था, C-0/5 इक्वल टू F-32/9, क्योंकि फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। C की वैल्यू क्या बोला, 0 डिग्री, तो 0-0/5 F-32/9, 0 के बटे में कुछ भी रहो, ये क्या हो जाएगा 0, और ये इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा क्योंकि बटे में है, तो ये फिर 0 हो जाएगा। तो F-32 बराबर क्या होगा 0, तो F बराबर क्या आ जाएगा 32। और ये डायरेक्ट भी याद आपको रह जाएगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो 32 आपका आंसर हो जाता है, इसको लिख लेना। परम शून्य ताप खाली स्थान ताप को दर्शाता है, ये ब्लैंक। परम शून्य किस ताप को दर्शाता है, तो किस ताप को दर्शाता है? परम शून्य ताप आपको पता होना चाहिए क्या होता है, मतलब ये काल्पनिक है, इतना कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये शून्य से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। तो परम शून्य ताप की जब भी बात आती है ना, तो आप याद रखना -273 केल्विन, या फिर क्या बोलूं मैं, शून्य से -273 डिग्री सेल्सियस ये आता है। ये 0 केल्विन आता है, -273 ना बोल के ये आएगा 0 केल्विन को बोलते हैं, या फिर -273 डिग्री सेल्सियस, ये जो होता है आपका परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम, ये आपका सही आंसर होगा। केल्विन में पूछता तो 0। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान क्या होगा? अभी मैंने इसको बताया था चेंज करना फ़ारेनहाइट में। आपके लिए ये रहेगा कि आप मेरे को कमेंट करके बताना ये 78 से कैसे चेंज होगा, क्योंकि फार्मूला मैंने बता दिया है C-0 उसी फार्मूला में पहले क्या दिया था, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को में पूछा था, अब सेंटीग्रेड में दिया, केल्विन में पूछा था। तो सेंटीग्रेड और केल्विन का फॉर्मूला लिख लेना। फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉल्यूशन आप लोग कर लेना। C-0/5 में ले रहा हूँ, काट के मैंने बता दिया था। किसमें बोला, केल्विन में, तो K-273/5। यहाँ से आप बना सकते हैं सिंपल, ये कट जाएगा, यहाँ 78 - 0 आएगा, वो इधर आएगा, 0 का जुड़ेगा, 351 केल्विन हो जाता है जब जोड़ोगे। तो आप इसको बनाकर आप लोग देखना, कमेंट करके बताना आया कि नहीं। ऊनी कपड़े को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों? तो आज के डेट में अब ठंडी चालू हो चुकी है, तो आप ऊनी कपड़ा पहनना शुरू करोगे, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कंबल हो, ऊनी कपड़ा जो भी होता है, इसमें क्यों गर्मी लगती है? क्योंकि ये उष्मा का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब क्या होता है कि ये फ्लो होने नहीं देता, गर्मी को फ्लो होने नहीं देता। आपके शरीर की जो गर्मी रहती है उसको रोक कर रखता है। ये फ्लो होने नहीं देगा, मतलब क्या कि जो वस्त्र है या कपड़े हैं, कपड़े से गर्मी ना धीरे धीरे बाहर नहीं होगी। अगर वो लीक कर जाएगी, अगर वो उष्मा का सुचालक होता, तो आपके शरीर की जो गर्मी है वो आपके कपड़े पर भी आती, कपड़े पर आने के बाद क्या है, वायुमंडल ठंडा है अभी, तो वो क्या है उसको अब्जॉर्ब कर लेते, फिर आपको भी ठंड लगती। लेकिन ये उष्मा का कुचालक होने के कारण वो आगे कपड़े पर आ नहीं सकती है। जैसे कि मैंने पहना हुआ है अभी कपड़ा, ये थोड़ा सा ऊन वाला है, तो इसमें क्या है, जो गर्मी है अंदर ही रह जाती है, बाहर के एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि ये कपड़ा क्या है, कुचालक है उष्मा का, तो ये बाहर आने नहीं देगा इस वजह से। तो उष्मा का कुचालक होता है, इस वजह से हमें गर्म रखता है। द्रव और गैसों में तापांतरण कैसे होता है? तो ताप का अंतरण मतलब जो टेम्परेचर का फ्लो होता है लिक्विड और गैस में, वो क्या होता है, वो संवहन द्वारा होता है, संवहन द्वारा। चालकता द्वारा किसमें होता है, तो ठोस पदार्थों में होता है। चालकता को बोलते हैं कंडक्शन, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन, और इसको बोलते हैं रेडिएशन। विकिरण होता है निर्वात में, जैसे सूर्य की किरणों का पृथ्वी तक पहुंचना किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो द्रव और गैसों में क्या होता है, संवहन होता है, कन्वेक्शन। निम्न में से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा
चालक है बोल रहे, तो चालक कौन सा होगा? देखो माइका तो कुचालक है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसका भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा वो कुचालक होगा। बैकेलाइट भी, क्योंकि ये प्लास्टिक टाइप का होता है। शुष्क वायु, वायु शुष्क अगर है, नमी वाली वायु है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, लेकिन शुष्क है तो नहीं होगी। ग्रेफाइट ये सही आंसर होगा, क्यों? क्योंकि ये अच्छा चालक के बारे में पूछा था, बाकी सब आपका गलत है। ठीक है, तो अच्छा चालक कौन सा जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन का एक और अपरूप होता है, क्या होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? तो उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक, प्रतिरोधक मतलब रेजिस्टेंस, तो कौन सा रेजिस्टेंस? उष्मा संवेदनशील मतलब गर्मी, गर्मी उष्मा मतलब मैं नॉर्मल टर्म में बोलूं तो गर्मी, हीट के लिए। तो हीट के लिए कौन थर्म का यूज करते हैं? तो ये थर्मिस्टर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या? थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर ही वो पदार्थ है जो हीट ऊष्मा संवेदनशील प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। ऊष्मा संवेदन, अगर आपको थोड़ी बहुत ऊष्मा की आवश्यकता है रेजिस्टेंस के माध्यम से, वहां हम थर्मिस्टर का यूज करते हैं, उससे पता लगाते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम का पदार्थ, सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसे ट्रांजिस्टर बोलते हैं। एनपीएन और पीएनपी दो टाइप के होते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाएगा आपको, बस इतना याद रखना किससे बना होता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बना होता है। संधारित्र, कैपेसिटर, सी। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खालिस्तान के कारण ठंड रहता है, या ठंडा होना चाहिए, ठंडा रहता है। किस वजह से ठंडा रहता है? वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण या वाष्पन। तो आपको देखो दो चीजों में बस यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, एक वाष्पोत्सर्जन लें या वाष्पन लें, क्योंकि रूपांतरण ट्रांसफर तो होता नहीं है ना, घड़े का पानी ट्रांसफर थोड़ी ना होता है। संघनन, वो एक जगह जमा भी नहीं करते हैं हम लोग, वो तो पहले से जैसा भरे रहता है वैसा होता है। संघनन मतलब क्या? जो वाष्प की वो जो हीट, जब हम पानी गर्म करते हैं तो वाष्प के रूप में जो बहता है ऊपर उठने लगता है, वाष्प की जो तरंगे हैं उनको हम लोग ढक्कन के माध्यम से, जैसे कढ़ाई में हम लोग जब सब्जी बनाते हैं तो जो गर्म होकर ऊपर उड़ने लगता है, जो जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं उसके अंदर की ऊष्माएं, और वो ढक्कन पर एकत्रित हो जाती है, इसलिए जब ढक्कन उठाते हैं तो पानी की बूंदें गिरती हैं, वो संघनन कहलाता है, वाष्पों को एकत्रित करना। लेकिन इसमें ऐसा कुछ देखते हो क्या आप? जब घड़े का ढक्कन उठाते हो तो वहां पानी जमा हो गया, वो पानी गिर रहा है, ऐसा तो नहीं होता। तो ये दोनों तो आपको क्लियर था कि नहीं आएगा? वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन में कंफ्यूजन हो जाता है आपको। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों में होता है, ये पौधों में होता है। वाष्पन आपका सही आंसर होगा। तो वाष्पन क्या होता है? तो द्रव का गैसियस फॉर्म में थोड़ा थोड़ा बनकर, क्यों? क्योंकि गर्मी के दिन में क्या होता है, हीट ज्यादा होने से जल क्या होगा? वाष्पित होगा। तो वाष्पन के कारण क्या होगा? उसकी ऊपरी सतह से ना जो जल के कण है वो वेपराइज होकर निकलने लगेंगे, और इसी प्रक्रिया के कारण जो क्या बोलना चाहिए, घड़े के अंदर जो पानी रखा है वो ठंडा रहता है, क्योंकि उसके छोटे छोटे रोम छिद्र रहते हैं घड़े में, वहां से वो वाष्पन के द्वारा बाहर निकलने लग जाते हैं पानी, और वो उसको ठंडा रखते हैं। तो वाष्पन एक आंसर होगा आपका सही आंसर। ठीक है, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया आपको, इससे ज़्यादा डिटेलिंग शायद ही मैं बता पाऊँ। तो ये समझिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आपको दिमाग खोलने वाली चीज़ें मैंने बता दी है। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑस्मोसिस, केंद्रापसारण, फैलाव या वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण पर काम करता है। वाष्पीकरण पर कैसे? सेम टू सेम आपको, ये आप वेजिटेबल रखते हैं तो उसका अपना एक हीट होता है, अपना एक हीट होता है, मतलब वो अपने अंदर से कुछ द्रव के कणों को वाष्प के रूप में छोड़ेंगे। वाष्प के रूप में जब वो निकलेगा सॉरी, तो क्या होगा? फ्रिज के अंदर जो एक ऐसा यंत्र लगा रहता है और एक वो गैस छोड़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को प्रसारित करता है। तो वो क्या करता है, इस उन वेजिटेबल्स के अंदर से निकलने वाले गर्म जो पदार्थ रहते हैं, गर्म गैस रहते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं और उनको ठंडा करने का काम करते हैं। तो ये वाष्पीकरण के कारण पॉसिबल हो पाता है। तो इसको ध्यान में रखना। सेम जैसे अभी घड़े का पानी ठंडा होता है, वही प्रोसेस वहाँ चलता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने बता दिया था, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रखा था, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो जिसे रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता था पहले, सीएफसी गैस, उसको बताना कि वो किस कारण से उसे बैन किया गया। और वो नहीं पता है तो बस इतना बता देना, आपको अगर ये पता हो तो बैन भी पता चल जाएगा क्यों अब रेफ्रिजरेटर में सीएफसी गैस का यूज नहीं किया जाता है। तो सीएफसी गैस को किस गैस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, सीएफसी गैस को किस गैस की कैटेगरी में रखा जाता है, तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ इस कारण से इसे बंद किया गया। तो सीएफसी गैस किस गैस में के अंतर्गत आता है, मेरे को कमेंट करके बताना। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बोलता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और नहीं
निर्माण या उत्पन्न किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आज मैं कुछ खाना खा के आया हूँगा, उस एनर्जी, वो एनर्जी मेरे अंदर मांसपेशियों में आ गई, वो एनर्जी अब मैं बोलने के, अगर मैं बोल रहा हूँ, चल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, तो वो मेरे मांसपेशियों के द्वारा कन्वर्ट हो रही है, आप तक पहुँच पाएंगी, बोर्ड में जा रहा है वो, ठीक है, आप तक पहुंच पाएंगी क्योंकि मैं बोल पा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो ये माइक जो है रिकॉग्नाइज कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। ऊर्जा विद्युत से जब आप लोग के पास पहुंचेगी तो विद्युत ऊर्जा के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरह से लगातार फिर आप उसको सुनेंगे, आप सुनेंगे तो सुनने के लिए आपके कानों को भी कुछ वर्क करना पड़ेगा, वहां पर आपकी ऊर्जा घटेगी, आपकी ऊर्जा घटेगी तो वो फिर किसी फॉर्म में चेंज होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके ये एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होते रहता है, कभी भी इसका नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं होता है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण का नियम इसी को बोला जाता है कि एक रूप से दूसरे रूप में लगातार परिवर्तित हो रही है, न इसे बना सकते हैं न इसे नष्ट कर सकते हैं। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज का। मैं बोलना चाहूंगा कि पहले भी बोला मैंने, सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर रख लीजिए, कमेंट जरूर करना और सेशन को शेयर कर देना, ताकि आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। साथ ही लाइक जरूर करना, लाइक करने से दूसरे लोगों को रिकमेंड जल्दी होता है, उससे कोई फायदा हमारा नहीं होता, बस रिकमेंडेशन से है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा की तरह इस तरीके के यूट्यूब में वीडियो खोजते रहते हैं, जिनको पढ़ना है या पढ़ना वो चाहते हैं, तो उनको ये जल्दी से जल्दी पहुंच पाए या मिल पाए, ठीक है। तो ये एक आप सोच सकते हैं कि दूसरे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये आप मेरे को बताइए। तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि लाइट वाला लेक्चर हम लोगों ने करके रखा है, तो कमेंट करके बताना। यहाँ सबसे कम बोला गया है, सबसे कम के साथ भी बताना मुझे, और सबसे अधिक भी किसका होता है वो भी मेरे को बताना, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पर रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। आप भी और हम लोग भी साथ में आगे बढ़ते चलेंगे। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद।